नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो और ये हो जाता है भारत की मिट्टियों से संबंधित। ये हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी आपको कंप्लीट करा दी है। वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी की पूरी जो सीरीज़ है उसमें 8 वीडियो हैं और 8 के 8 वीडियो जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और विद डिटेल हमने उनको कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको यूपीपीसीएस आर से संबंधित पूरा जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, जो बेहतरीन तरीके से हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और ये तीसरा वीडियो हो जाता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी की इससे पहले 2 वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो भी आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले दोनों वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत की मिट्टियाँ। इसके बाद अभी शुरू करेंगे हम भारत की कृषि। तो सबसे पहले भारत की मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की मिट्टियों से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हो जाता है, पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी यानी मृदा असंगठित पदार्थों का एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी हुई है। ये जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो धरातल है, और ये जो जिसको मिट्टी कहा जाता है, मृदा इसको कहेंगे, चट्टानों और जैव पदार्थों से ये बनी हुई है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। और ये असंगठित पदार्थों की एक परत है जो जमी हुई है पृथ्वी पर। इसके बाद मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। जो मिट्टी के अध्ययन का विज्ञान है उसको मृदा विज्ञान कहा जाता है। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन है वो हुआ था आपका 1953 में। मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण लगाने के लिए ये किया गया था। तो ये किया गया था केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद उसके जो मिट्टी में आपका अपरदन है या फिर उसके दुष्परिणाम है उन पर नियंत्रण लगाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान के जोधपुर में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कजरी के नाम से कहा जाता है, तो इसकी स्थापना भी की गई है। अब आपसे यही पूछ लिया जाएगा जो कजरी है इसकी स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, तो कजरी की जो स्थापना है वो हो जाती है आपकी राजस्थान के जोधपुर में। इसके बाद उच्चावच और जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताओं के कारण भारत की मिट्टियों में प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है। ये प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है भारत की मिट्टियों में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 8 वर्गों में विभाजित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को, और एक एक करके सारी मिट्टियों को हम जानेंगे, कौन सी मिट्टी किस कलर की है, क्या क्या उसमें पाया जाता है और कहाँ कहाँ आपको देखने को वो मिलती है। तो सबसे पहली जो मिट्टी है ये हो जाती है हमारी जलोढ़। तो सबसे जो पहली मिट्टी है ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो ये आपने समझ लिया है, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जो जल के साथ लुढ़कती लुढ़कती आती है, यानी जल प्लस लुढ़कना। ठीक है, तो इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, वो कौन सी मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और ये भी एक एग्जाम में जो है पूछा भी गया था आपसे, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, जलोढ़ मिट्टी में 2 प्रकार की होती है, इसमें एक होती है बांगर और एक होती है आपकी खादर। तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार यहाँ पर दिखा दिए गए हैं आपको, 2 प्रकार की हो जाएगी। एक खादर कहा जाता है जो नई मिट्टी होती है, और बांगर कहा जाता है जो पुरानी मिट्टी हो जाती है जलोढ़।
ठीक है। तो दो प्रकार आपने देखे हैं मिट्टी के, बांगर और खादर। इसके बाद जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, और जो खादर है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो बांगड़ मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बांगड़ मिट्टी है उसमें कंकड़ और कैल्शियम जो है कार्बोनेट होते हैं। ठीक है। तो जो बांगर है ना, वहाँ पर कभी जो नदियाँ हैं हमारी वो प्रवाहित होती थी, लेकिन धीरे धीरे नदियाँ जो हैं अपना स्वरूप बदल लेती हैं और वो अपना रास्ता जो है बदलती हैं, और जहाँ पर वो पहले बहती थी उसको जो है बांगर कह दिया जाता है, और जहाँ वो अब बह रही हैं उसको कहा जाएगा खादर। ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। इसके बाद बांगर मिट्टी में लवणीय और क्षारीय प्रफुटन के कारण रेह का जमाव होता है। जो बांगर मिट्टी है उसमें रेह का जमाव भी होता है। यह मिट्टी खादर से कम उपजाऊ होती है, और इसमें जो है निर्यात जो नियमित उर्वरकों की आवश्यकता भी होती है। जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी खादर। ठीक है। और खादर से कम उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाती है आपकी बांगर। ठीक है। तो बांगर मिट्टी जो है खादर से कम उपजाऊ होती है, और खादर मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है। तो जो खादर है वो प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ द्वारा लाई जाएगी उस मिट्टी को जो है खादर कहा जाएगा। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, और साथ ही यह सदैव उर्वर बनी रहती है। ठीक है। तो आपने देखा है गंगा और जमुना के जो मध्य का स्थान है वो इसी वजह से जो है वो सदैव जो है वहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती रहती है, और नदियों वाला वो क्षेत्र है। तो गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, तो इसको जो है ये सबसे उर्वरक जगह मानी जाती है आपकी भारत में। ठीक है। तो सबसे जो उर्वरक क्षेत्र है भारत का वो गंगा और यमुना का दोआब ही माना जाता है। इसके बाद धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, जलोढ़ मिट्टी की फसलें होती हैं। इसके बाद आ जाएगी आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है देख लेते हैं। तो काली मिट्टी से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे। तो काली मिट्टी को रेगर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या ट्रॉपिकल चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये नाम आपने पहले देखा होगा एग्जाम में, ट्रॉपिकल चेरनोजम। ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। ये भी आपको याद रखना, जो काली मिट्टी का निर्माण है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और या फिर उसके अपरदन से होता है। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, गुजरात में भी देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिल जाती है, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में भी पाई जाती है। यानी आप जो ये भारत का जो मध्य क्षेत्र होता है ये वाला, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मिट्टी देखने को आपको मिल जाती है इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर जो कौन सी मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो आपसे पूछा जाएगा जो कपास की खेती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, या फिर काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है। तो इस तरह से आपका कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर काली मिट्टी में जो है कपास की खेती अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, और इस वजह से जो है तीव्र जल धारण की क्षमता है, और इसमें बहुत कम जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जल को जो है धारण कर लेती है, और सिंचाई फिर यहाँ पर कम करने की आवश्यकता भी होती है। तो काली मिट्टी में लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, चूना और मैग्नीशियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता भी पाई जाती है। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट बनता है काली मिट्टी से, तो ये बनेगा काली मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर आंकुचित और दरार युक्त हो जाती है। ये आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके आसपास झोड़ रहे होंगे, और जब वो झोड़ सूख जाता है और उसके अंदर जो काली मिट्टी होती है, जो उसकी तली में मिट्टी पाई जाती है, तो उस मिट्टी में जो है सूखने के बाद दरार पड़ जाती है काफ़ी बड़ी बड़ी। ठीक है। तो वो जो है काली मिट्टी ही कही जाती है, और उसको जो है घरों में चूल्हे पर लगाने के लिए भी लोग ले आते हैं गाँव में। ठीक है। तो वो ही जो है काली मिट्टी कही जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो स्वतः जुताई वाली मिट्टी को किस मिट्टी को कहा जाएगा, तो ये जो है काली मिट्टी को ही कहा जाएगा। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश जो हुमस के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा जो काली मिट्टी है उसका काला रंग किस कारण होता है, तो इसमें पाया जाता है टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश, जीवों के अंश पाए जाते हैं, इसलिए जो है इस मिट्टी का रंग काला माना जाता है। इसके बाद अगली मिट्टी आती है हमारी लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी से क्या इंपॉर्टेंट है,
तो लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो जल वायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। यह आपको याद रखना, जो लाल मिट्टी का निर्माण है वो जल वायविक परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन होते हैं उनके परिणाम स्वरूप या फिर कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता पाई जाती है। सिलिका और आयरन की जो बहुलता है वो किस मिट्टी में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। तो ये लाल मिट्टी होगी और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो सुमेलित करने के लिए भी दे दिया जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है। तो उस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे सिलिका और आयरन की जो बहुलता है ये पाई जाएगी लाल मिट्टी में। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी जो तमिलनाडु है, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, छोटा नागपुर आदि प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है। ये क्षेत्र भी आपसे पूछे जाते हैं, ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये भी आपके सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद लोहे के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। देखिए कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा जो आपकी लाल मिट्टी है उसका जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो इसी तरह से तो क्वेश्चन बनते हैं आपके, और ये जो हम कर रहे हैं ये डीप स्टडी कर रहे हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपने सारे वीडियो हमारे देख लिए हैं तो आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप भी जानते हैं, अगर आप एग्जाम देते हैं तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ठीक है। चाहे इन क्वेश्चन को सुमेलित करने के लिए दे दिएगा, चाहे इन क्वेश्चन को आपको वो क्या रहता है, चाहे इन क्वेश्चन को विचार करने की फॉर्म में दे देगा, ठीक है, चाहे आपको इंडिविजुअल करके क्वेश्चन ये दे देगा। क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा इसी कंटेंट से। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। तो ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये होती है आपकी लाल मिट्टी में। इसके बाद ऊंचे स्थान पर लाल मिट्टी में बाजरा की खेती उपयुक्त मानी जाती है, जबकि निम्न स्थानों पर इस मिट्टी में चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली और आलू और बाकी सब्जियों की खेती भी होती है, ठीक है। तो ऊंचे स्थानों पर केवल बाजरे की उपयुक्त होगी, होती तो सब चीज़ें हैं लेकिन उपयुक्त जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी आपकी बाजरे की, और निम्न स्थानों पर इसमें चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली, आलू और बाकी सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लाल मिट्टी प्रायः उर्वरताहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है ये बंजर भूमि के रूप में भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारी आ जाती है 4 नंबर पर लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए देख लेते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों के टूट फूट व चूना व सिलिका के निक्षालन से होता है। जो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण है ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, और जो सैल हैं, जो पत्थर हैं, उनके टूट फूट, चूना व सिलिका के निक्षालन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी केरल, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय, पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो आपसे पूछा जाएगा जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है मिट्टी वो सर्वाधिक कौन सी है, तो वो हो जाती है लेटेराइट मिट्टी, जो आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ ली है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, लेटेराइट मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट या भूजलीय लेटेराइट के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। और लेटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय, इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी मानी जाती है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा जो कोकोआ है, काजू है, चाय है, इलायची है, ये किस मिट्टी में पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी आपकी लेटेराइट मिट्टी में। इसके बाद गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में लोह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता पाई जाती है। जो गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी है उसमें लोह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता पाई जाती है। इसके बाद हमारी आ जाती है वनीय मिट्टी। वनीय मिट्टी यानी जो आपकी फॉरेस्ट सोइल जो वनों के अंदर देखी जाती है, ठीक है, उसको जो है वनीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगी जो पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। पर्वतीय ढालों पर पाई जाएगी, जहाँ पर पेड़, जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है, और इस मिट्टी की जो परत है वो पतली होती है, उसको जो है वनीय मिट्टी कहा जाता है। वनीय मिट्टी में जीवांश ह्यूमस की कमी होती है,
ठीक है, क्योंकि पतली परत होती है तो उसमें जीवांश नहीं होंगे और ह्यूमस की कमी भी हो जाएगी और इसलिए उर्वरता जो शक्ति है उसकी वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब उसमें जीवांश भी नहीं होंगे, ह्यूमस भी नहीं होगा, तो इसलिए उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। वन्य मिट्टी बागवानी फसलों जैसे चाय, कहवा, मसाले और फलों आदि के लिए उपयुक्त होती है। ये जो सारी फसलें हैं ये छोटी जड़ वाली फसलें होती हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी जड़ होती हैं इन पौधों की, तो इनके लिए जो है ये मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद आ जाएगी हमारी मरुस्थलीय मिट्टी जो डिजर्ट सोइल है। तो इसके बारे में बात करेंगे डिजर्ट सोइल की, क्या हो जाती है आपकी डिजर्ट सोइल। और इस टॉपिक के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहीं पर आपका कृषि, और कृषि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। फिलहाल बात की गई है आपकी 6 नंबर की जो मरुस्थलीय मिट्टी यानी डिजर्ट मिट्टी है। तो मरुस्थलीय मिट्टी वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें फास्फोरस सामान्य मात्रा में होता है। तो ये सामान्य मात्रा में फास्फोरस मिल जाएगा, ये हो जाएगी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन तथा हुमस की कमी बनी रहती है। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय मिट्टी जो है इसमें आपकी नाइट्रोजन भी देखने को नहीं मिलेगी और एक आपकी हुमस की कमी भी मिल जाएगी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की कृषि होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसमें मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी हमारी लवणीय और क्षारीय मिट्टी यानी शैलाइन एंड अल्कालाइन जो सोइल होती हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगी। और ये जो मिट्टियाँ हैं रेत, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जानी जाती हैं। क्षारीय मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव होता है, वहाँ पर आपको क्षारीय मिट्टी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, क्षारीय मिट्टी में सोडियम क्लोराइड एवं लवणीय मिट्टी में मुक्त सोडियम की अधिकता होती है। जो क्षारीय मिट्टी हैं उनमें सोडियम क्लोराइड और लवणीय मिट्टी में मुक्त सोडियम की अधिकता होती है। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, इसकी जो क्षारीयता है ज़्यादा होती है, क्षारीयता को दूर करेंगे फसल बोने के लिए तो उसमें फिर जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अगली हमारी मिट्टी हो जाती है गीली और दलदली मिट्टी। गीली और दलदली मिट्टी यानी मार्शी सॉइल इसको कहा जाता है। गीली मिट्टी का जो निर्माण है वो अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। गीली मिट्टी का जो निर्माण है वो अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। गीली मिट्टी में घुलनशील लवण की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गीली मिट्टी में घुलनशील लवण की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और गीली मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी भी होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गीली मिट्टी में ही फास्फोरस और पोटास की कमी भी पाई जाती है। गीली मिट्टी धान की फसल के लिए उत्तम होती है। ठीक है, जो गीली मिट्टी है वो धान की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। और दलदली मिट्टी का जो निर्माण है वो जल जमाव वाले क्षेत्रों में निक्षेप की दशा में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। दलदली मिट्टी का जो निर्माण है वो जमाव वाले, जहाँ पर वो कुछ जमाव होते हैं उस क्षेत्रों में जो है निक्षेप की दशा में होता है दलदली मिट्टी का निर्माण। ठीक है, तो वहाँ जैसे गड्ढा है उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आकर जम गई हैं, जीवाश्म में जम जाते हैं, उसमें आगे पानी भर गया, वहाँ पर जो है ऊपर से मिट्टी आ गई, तो वो जो है फिर दलदल वहाँ पर हो जाती है, उसको जो है दलदली मिट्टी कहा जाएगा। दलदली मिट्टी में जैविक तत्वों की अधिकता होती है। ये हम आप लोगों को अभी बता रहे थे, जो जीवाश्म है वो उसमें हो जाएंगे। जैसे कोई पशु पक्षी ये मर जाते हैं तो वो सब बहकर कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं गड्ढे में, किसी कोई बड़े से गड्ढे में, और उस गड्ढे में जो है फिर ऊपर से मिट्टी चली जाती है, तो वो फिर वहाँ पर दलदली मिट्टी बन जाएगी और उसमें जो जैविक तत्व हैं उनकी अधिकता पाई जाएगी। दलदली मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। अनुपयुक्त इसीलिए होती है वहाँ पर जो है खेती करना उपयुक्त नहीं है। वहाँ पर अगर आप ऊपर से कुछ लगाएंगे तो वो फिर जब वहाँ दलदल है तो वहाँ पर कुछ भी होना पॉसिबल नहीं होगा। दलदल की वजह से वहाँ जो है कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और वहाँ पर आपका जो चलना फिरना वो भी आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ट्रैक्टर से जुताई नहीं कर सकते हैं, बैलों से नहीं कर सकते हैं, खुद भी वहाँ पर जो है आप घूम नहीं सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर कृषि जो है अनुपयुक्त हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पर खेती किसी भी तरह की नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दलदली मिट्टी में आपका कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद आ जाएगी हमारी भारतीय कृषि। ये इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो कृषि की बात करेंगे तो ये जो आपका दिखाया गया आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्र में वानिकी और मत्स्य का जो देश के जीडीपी में वर्ष 2020-21 में योगदान रहा है 20.2%।
और ये जो आंकड़े हैं ये आपके पुराने होते हैं, क्योंकि नए आंकड़े जो है ये अभी नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं विश्व बैंक के 2019 के आंकड़ों के अनुसार व्यक्ति भारत में कुल रोजगार 43% रोजगार केवल कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 45.27 भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये जब इसके नवीन आंकड़े आएंगे उस हिसाब से फिर हम आपको आगे अवगत इससे करा देंगे। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो आपके मिल जाते हैं यहाँ पर 22-23 तक के आंकड़े कृषि के मिले हैं। इसके बाद भारत में 3.37 भूभाग पर चारागाह है। ठीक है, तो ये कहा गया है आपका 18-19 के अनुसार। भारत में जो कुल क्षेत्रफल 21.71% पर है और ये भूभाग पर अनावरण देखने को आपको मिल जाएगा और ये ISFR की रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये जो है हर साल नहीं आती है, ये कुछ साल छोड़कर जो है रिपोर्ट आपकी आती है। इसके बाद भारत में कुल भौतिक क्षेत्र की 5.58% भूमि बंजर और बिना खेती की जमीन है। भारत में कुल क्षेत्रफल की भौतिक क्षेत्र की 5.58% जो है ये भूमि बंजर है, बिना खेती की हो जाएगी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये हो जाती है 17 नवंबर 1960 को। 17 नवंबर 1960 को हो जाती है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यहाँ आ जाता है हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर भारत की कृषि। ये इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं। तो यहाँ जो आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में इसमें वानिकी और मत्स्य का जो देश के जीवीए में वर्ष 2020-21 के अनुसार जो कुल योगदान है वो हो जाता है आपका 20.2%। ठीक है, तो 20.2% यहाँ पर हो जाता है और जो नवीन आंकड़े हैं वो इसके नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे हम आपको अवगत तुरंत करा देंगे। इसके बाद यहाँ कहा गया है भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये आपकी 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश में था उस समय उस वहाँ पर हुई थी। भारत में हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हुई थी ये 17 नवंबर 1960 को। लेकिन अब जो ये विश्वविद्यालय है ये आपका जब 2000 में बंटवारा हो जाता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, तो अब ये पंतनगर उत्तराखंड में जा चुका है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, पंतनगर उत्तराखंड में हो जाता है और उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। आगे चलकर इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसका नाम आपसे पूछा जाएगा, क्या नाम इसका हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, पहले इसका नाम था कृषि विश्वविद्यालय और अब हो जाता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। योजना आयोग ने सामान्य कृषि जलवायु कारकों के आधार पर देश को 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में जो आपके एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है उसमें विभाजित किया है। योजना आयोग ने किया है कितने में? तो 15 भागों में जो है कृषि जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया है। और यहाँ हो जाता है मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में तथा 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो ये किया गया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया है आपकी कृषि को और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में भी विभाजित किया है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए? तो फसलों का जो है वर्गीकरण किया जाएगा सबसे पहले, और फसलों के वर्गीकरण में सबसे पहले आ जाएगी आपकी रबी की फसल। तो यह सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जो रबी की फसल है ये नए साल के आसपास आती है। रबी और नबी से याद रखेंगे, तो नए साल के आसपास यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाएगा। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई रबी की मुख्य फसलें मानी जाती हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, आपसे रबी की फसल पूछी जाएगी, खरीफ की पूछी जाएगी और जायद की भी पूछी जाएगी। तो आपको ये फसलें तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई ये सभी रबी की फसल हो जाएंगी। इसके बाद आ जाती है हमारी खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल है, यह वर्षाकालीन फसल है जिसे जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, तो जून जुलाई में हो जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। ये हो जाती है खरीफ की फसल।
इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? तो धान है, गन्ना है, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये जो है सभी मुख्य फसलें होती हैं आपकी खरीफ की। इसके बाद आ जाएगी हमारी जायद की फसल। अब जायद की फसल जो है ये हो जाती है, यह रबी और खरीफ के मध्यकाल की फसल है। तो ठीक है, इनके मध्यकाल की फसल है और इसे मार्च में बोकर जून में काट लिया जाता है। ठीक है, तो गर्मी की फसल है जो ये जायद होती है। जायद यानी ज़्यादा। ज़्यादा क्या पड़ती है? तो ज़्यादा तो आपकी गर्मी ही पड़ती है। अब सर्दी भी ज़्यादा नहीं पड़ती है और आपकी बरसात भी ज़्यादा नहीं होती है। तो ज़्यादा क्या पड़ती है? तो ज़्यादा होती है गर्मी, और गर्मी में की ये फसल है जायद। ठीक है, तो जायद ज़्यादा, ज़्यादा क्या है? गर्मी है। और गर्मी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? तो तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द, ये सभी जो है जायद की फसल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। विश्व में गेहूं तथा चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। बात की गई है गेहूं तथा चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान हो जाता है। विश्व की बात की गई है। ठीक है, तो गेहूं और चावल में दूसरा स्थान हो जाता है चीन के बाद। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत में गेहूं के उत्पादन में जो आपका उत्तर प्रदेश में राज्य का प्रथम स्थान है, जबकि चावल के उत्पादन में पश्चिमी बंगाल का प्रथम स्थान माना जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया है जो अगर भारत, हमने विश्व की बात की है तो विश्व में जो है भारत दूसरे स्थान पर आ जाता है गेहूं और चावल के मामले में। इसके बाद अगर बात की गई है भारत में, तो भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य जो है प्रथम स्थान पर आ जाता है, और चावल के उत्पादन में आ जाता है पश्चिमी बंगाल जो है प्रथम स्थान पर, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर दूसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, और गेहूं उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर आता है, और चावल के उत्पादन में आता है उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। इसके बाद एगमार्क केंद्र भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो कृषि संबंधी उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है। ये होता है एगमार्क, और एगमार्क दिया जाता है आपको कृषि संबंधी उत्पादों को उनकी ग्रेडिंग के लिए। ठीक है, उनका मानकीकरण करने के लिए। इसके बाद अनेक प्रकार की फसलों के उत्पाद के साथ साथ पशुपालन करने को मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि कहा जाता है पशुपालन करने वाली, जो आपकी फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करते हैं उसको मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बनता है मिश्रित कृषि किसको कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है ये जो मिलता है आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। हरित क्रांति का जो प्रथम चरण है ये आपका आया था 1966 से 1981 तक ये चल जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क यहाँ पर कर सकते हैं। हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चलता है। हरित क्रांति का दूसरा चरण ये 1981 से 1995 तक चलता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा चरण हरित क्रांति का ये आ जाता है 1995 से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1966 में चला था आपका पहला, 15 साल तक जो है ये चलता है। ठीक है, तो 15 साल चला है आपका प्रथम चरण, और लगभग 14 साल, लगभग 15 ही मान के चलिए, जो दूसरा चरण है ये भी आपका लगभग 15 साल ही चल जाता है। ठीक है, तो 66 से 81 आपके 15 साल हो जाते हैं, और 81 से 95 ये भी आपके लगभग 15 साल के आसपास का समय ही बैठता है। इसके बाद 1995 से जो है ये अब तक चल रहा है, तीसरा चरण हो जाता है 1995 से। ठीक है, तो तीनों जो चरण हैं वो आपको देख लेने हैं, और इन तीनों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को मिला है। गेहूं की फसल को मिला है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ। गेहूं कहाँ कहाँ किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होता है। जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो इधर से हुई थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और इधर आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश से आपको मिल जाता है पंजाब भी यहीं देखने को मिलेगा, हरियाणा भी देखने को मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का जो प्रभाव है सर्वाधिक देखने को मिला है, इसलिए गेहूं की फसल को जो है इसमें सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का दूसरा सर्वाधिक लाभ ये धान की फसल को मिला है। दूसरा हो जाता है धान की फसल, पहली हो जाती है गेहूं की फसल। 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1986 में, और जिसे वर्ष 2014 में तिलहन और पाम तेल राष्ट्रीय मिशन यानी NMOPP
OOP की में बदल दिया गया है। ठीक है, तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की जो स्थापना है ये हो जाती है आपकी 1986 में, और 2014 में जो है इसका नाम बदल दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा, विश्व में आम, केला, अदरक, पपीता के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, भारत का पहला स्थान है, किस में है? आम में, केला में, अदरक में, पपीता में, इनके उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान है। और ये आपका हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 के अनुसार। विश्व में सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, सब्जियों में भारत का हो जाता है दूसरा स्थान, ये भी आपको याद रखना है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और कृष्णा गोदावरी के क्षेत्रों में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। जो कृष्णा, जो हमारी दक्षिण भारत है, उसमें कृष्णा और गोदावरी के जो क्षेत्र हैं उनमें उसको जो है चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कपास को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है श्वेत स्वर्ण के नाम से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में, चाहे आप किसी भी की भी एग्जाम की परीक्षा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, UPPCS दे रहे हैं, RO दे रहे हैं, लेखपाल दे रहे हैं, या फिर आप अदर उत्तर प्रदेश का, या आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी में जो है ये इंपॉर्टेंट आपका माना जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य भारत में शक्कर का प्याला कहलाता है। जो उत्तर प्रदेश है भारत में शक्कर का प्याला कहा जाता है। तेलंगाना राज्य का शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। जो तेलंगाना राज्य है वो शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र माना जाता है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग बन गया है। ठीक है, तो चीनी यानी चीनी जो मीठी होती है उसका जो है ये सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग बन गया है, चीनी उद्योग। भारत में कृषि का इतिहास की बात करेंगे तो ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया पुस्तक के लेखक ये हो जाते हैं MS रंधावा। ये भी पूछा जाएगा आपसे भारत में कृषि के इतिहास के जो लेखक कौन है, तो ये हो जाते हैं MS रंधावा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, तोरई, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनोला भारत में प्रमुख तिलहनी फसलें हो जाएंगी। भारत में हो जाती हैं प्रमुख तिलहनी फसलें। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। जो मूंगफली है वो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल मानी जाती है। दलहनी फसलों में चना, मटर, मूंग और वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये करती हैं, जबकि राजमा का जो पौधा है वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो दलहनी जितनी भी फसलें होती हैं आपकी, चना, मटर, मूंग, ये वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन राजमा का जो पौधा है वो वायुमंडल के स्थिरीकरण का नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए गए हैं जिनमें कृषि की प्रमुख क्रांतियाँ, तो कृषि की जो प्रमुख क्रांति हैं ये किससे संबंधित हो जाएंगी देख लेते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है जो आपकी हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका बनता है और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बनेगा आपका सुमेलित करने के लिए। ठीक है, तो सुमेलित करने के लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति हो जाती है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। सुनहरी क्रांति ये फल और सब्जी के उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति। श्वेत क्रांति ये दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति हो जाएगी उर्वरक उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति हो जाएगी मत्स्य उत्पादन से संबंधित। ठीक है, नीली क्रांति होती है ये। लाल क्रांति ये टमाटर या फिर मांस के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। काली क्रांति हो जाएगी, जो पेट्रोलियम होता है वो काला होता है इसलिए उसको काली क्रांति कहा जाता है। पीली हो जाती है हमारी तिलहन, जो तिलहन है ये हमारे पीले होते हैं तो इसीलिए पीली क्रांति कहा जाता है। गुलाबी हो जाएगी, इसमें झींगा मछली होती है, मांस का निर्यात है, और प्याज, ये सभी गुलाबी कलर की होती हैं तो इनको जो है गुलाबी क्रांति कहा जाता है। अमृत क्रांति की बात की गई है तो अमृत क्रांति हो जाएगी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। इसके बाद रजत क्रांति ये अंडे से संबंधित हो जाएगी। बादामी क्रांति मसाले से संबंधित हो जाएगी, और गोल क्रांति हो जाती है आपकी आलू से संबंधित। सारी आपको देख लेनी है और सारी का जो है स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। इसके बाद कृषि की जो प्रमुख विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं कृषि की वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। हाइड्रो जहाँ भी मिल जाएगा वो जल से संबंधित है, तो हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा जल में पौधों को उगाना
और ये मृदा रहित है, मृदा जो है इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो जल में पौधे जो उगाए जाएंगे उनको हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद आ जाती है आपकी पोमोकल्चर। तो पोमोकल्चर ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। एक हो जाती है ओलेरिकल्चर, ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर ये आ जाती है आपकी बागवानी। विटिकल्चर ये अंगूर की खेती से संबंधित है, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। पिशिकल्चर आ जाएगा, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम कीट से संबंधित है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एपीकल्चर भी पूछा जाता है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से है। और वर्मिकल्चर हो जाता है ये केंचुए के उत्पादन से संबंधित। तो ये सभी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ दिखाया गया है जो हमारा भारत की प्रमुख फसलों के उत्पादक राज्य और आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिखाई गई हैं फसल, राज्य प्रथम और तृतीय स्थान पर कौन कौन है, ये आपको देख लेना है। तो चावल के मामले में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है और पंजाब तीसरे पर है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है और पंजाब तीसरे पर है। ठीक है, इसी तरह से मक्का की बात करेंगे तो कर्नाटक जो है पहले स्थान पर हो जाता है, मध्य प्रदेश दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर हो जाता है। मोटे अनाज में कर्नाटक पहले स्थान पर हो जाता है, राजस्थान दूसरे पर हो जाता है, महाराष्ट्र तीसरे पर हो जाता है। चना जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। तूर जो अरहर है उसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। दालों के मामले में मध्य प्रदेश है। ठीक है, और इसके बाद कुल खाद्यान्न में जो है आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है नंबर 1 पर, और ये नंबर 1 पर है पहले से ही। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कुल खाद्यान्न में कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान पर है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद तिलहन की बात करते हैं, इसमें मूंगफली आ जाती है, मूंगफली में आपका गुजरात आ जाता है। रैपसीड में आपकी आ जाती है राजस्थान। सोयाबीन में महाराष्ट्र आ जाता है और सूरजमुखी में आ जाता है कर्नाटक, और कुल तिलहन में आ जाता है आपका राजस्थान। ठीक है, अन्य नकदी जो फसलें होती हैं उनमें आपका आ जाता है, गन्ना आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हो जाएगा, कपास गुजरात में आ जाएगी, और जूट और मेस्ता में आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ बात करेंगे सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सिंचाई से। तो भारत में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं। इनमें आपकी लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना, 3 परियोजनाएं देखने को मिलेंगी आपको सिंचाई की। इसके बाद लघु सिंचाई परियोजना में यानी माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये हो जाता है आपका जो लघु है। लघु सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। यह है आपका 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की परियोजना। भारत में सिंचाई का लगभग अधिकांश भाग लघु सिंचाई परियोजना से पूरा हो जाता है, और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप, तालाब, ड्रिप सिंचाई ये शामिल हो जाती हैं लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा लघु सिंचाई के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये सब देखने को मिलेंगे आपकी लघु सिंचाई में। इसके बाद जो मध्यम सिंचाई परियोजना है यानी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो इसमें आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। ये कौन सी हो जाती है 2000 से लेकर और 10,000 तक, तो ये हो जाती है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसमें और क्या हो जाएगा, तो मध्यम सिंचाई परियोजना का जो प्रमुख साधन है वो हो जाता है आपका नहरें। नहरों से जो है मध्यम सिंचाई परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ी हो जाती है जो वृहद सिंचाई परियोजना है यानी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो ये आपका वृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की परियोजना को शामिल किया गया है। कितनी है, तो ये हो जाती है 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो कृषि भूमि है उसको शामिल किया जाता है। और इसमें भारत में सिंचाई का लगभग 38% भाग वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, भारत में सिंचाई का जो लगभग 38% भाग है वो वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद वृहद सिंचाई के लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। जो वृहद सिंचाई है उसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं, और भारत में सिंचाई के अंतर्गत
निवल क्षेत्र सर्वाधिक जो है ये उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में सिंचाई के अंतर्गत जो निवल क्षेत्र है वो आपका सर्वाधिक देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो गंगा और यमुना जो दोआब का क्षेत्र है उसमें बड़े बड़े जो हैं नहरें और नदियाँ निकाली गई हैं उनसे ही जो है फिर सिंचाई करी जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो भी आपकी नलकूपों द्वारा जो है की जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बनता है। इसके बाद भारत में माला नहर तंत्र या गारलैंड कैनल सिस्टम को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। ये हो जाता है भारत में माला नहर तंत्र। ठीक है, किसके द्वारा ये आया था? तो ये आया था कैप्टन दिनसा जे दस्तूर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो तालाब हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो हो जाता है तालाब। इसके बाद भारत में कुल सिंचित भूमि 47.79 भाग ये नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है और 22.15 भाग सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये देखो रिपोर्ट कितनी पुरानी है, इसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट नहीं आई है, तो 2015-16 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो रिपोर्ट ऐसी होती है 8-8, 10-10 साल में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है पुराने आंकड़े हमारे सामने रहते हैं। जिस तरह से जनगणना के अभी तक जो है 2025 चल रहा है, लेकिन अभी हमसे पूछे जाती हैं 2011 की जनगणना। ठीक है, तो इस तरह से कृषि में भी होता है, पुराने आंकड़े ही आपके सामने दिए जाते हैं और क्वेश्चन भी आपके इन्हीं से बनते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जनपद में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम से थोड़ा आगे स्थित हो जाती है। उत्तराखंड में है आपकी टिहरी परियोजना। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ दिखाई गई है जो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना और उनसे संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी भांगड़ा नागल परियोजना। तो ये परियोजना है, एक तरफ आपके परियोजनाओं के नाम है, फिर नदी और बांध दिए गए, और एक आपकी जो राज्य हैं उनसे संबंधित या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिए गए हैं। तो भांगड़ा नागल बांध ये आपका सतलज नदी पर है, ये आपको याद रखना है। राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में देखने को ये आपको मिल जाएगी। व्यास जिसको पोंग बांध के नाम से जाना जाता है, ये व्यास नदी पर स्थित है और ये भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। इंदिरा गांधी नहर आ जाती है, ये भी आपकी व्यास और सतलज नदी पर देखने को मिलेगी उनके संगम पर, और ये भी राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब में देखने को आपको मिल जाएगी। ये आपकी जो ऊपर की अभी नदियाँ चल रही हैं हमारी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी मध्य भारत की जो नदी है, तो ये आ जाती है चंबल, और चंबल जो परियोजना है ये आपकी चंबल नदी पर ही देखने को मिल जाएगी, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को आपको मिल जाएगी चंबल परियोजना। दामोदर घाटी की बात करते हैं, दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर स्थित है और पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड में देखने को ये मिल जाएगी। इसके बाद हीराकुंड बांध आ जाता है हमारा, हीराकुंड बांध है हमारा महानदी पर और ये देखने को मिलेगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद जो म्यूराक्षी परियोजना है, तो म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर है और पश्चिमी बंगाल और झारखंड में देखने को ये मिल जाएगी। कोसी नदी की बात की गई है तो कोसी नदी हो जाती है कोसी नदी। कोसी परियोजना की बात की गई है तो ये हो जाती है कोसी नदी पर, और बिहार तथा नेपाल की ये परियोजना हो जाएगी। सारी परियोजनाएं आपको देख लेनी है, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तुंगभद्रा की बात की गई है तो तुंगभद्रा नदी पर हो जाएगी और ये हो जाती है कर्नाटक और तेलंगाना में हो जाएगी तुंगभद्रा परियोजना। नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये आपकी कृष्णा नदी पर है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गंडक नदी जो है ये आपकी गंडक परियोजना हो जाएगी और बिहार तथा नेपाल में देखने को ये मिल जाएगी। इसके बाद फरक्का परियोजना ये गंगा और भागीरथी नदी पर है और ये पश्चिमी बंगाल में देखने को आपको मिल जाएगी। काकरापार सभी जानते हैं ये तापी नदी पर है और ये गुजरात में देखने को मिलेगी। तवा परियोजना तो ये तवा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। नदी आपको पता होनी चाहिए कौन सी नदी कहाँ है, उससे ही आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। उकाई परियोजना ये तापी नदी पर है और ये गुजरात में हो जाती है। मालप्रभा ये मालप्रभा नदी पर है और ये कर्नाटक में हो जाती है। पेचा पाड़ू श्री राम सागर ये गोदावरी नदी पर स्थित है और ये हो जाती है तेलंगाना में। बगलियार परियोजना कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, और ये हो जाती है चिनाब नदी पर और जम्मू और कश्मीर में देखने को आपको मिल जाएगी।
सरदार सरोवर परियोजना ये कई बार पूछी गई है, नर्मदा नदी पर हो जाती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। तिलैया बांध कई बार पूछा गया है, ये बराकर नदी पर है तिलैया, और ये झारखंड में देखने को मिल जाएगा। दुलस्ती परियोजना कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है, चिनाब नदी पर हो जाती है और जम्मू और कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारी आपकी परियोजनाएं हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसके नोट्स बना सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो हम ये कंप्लीट होने के बाद पूरी पीडीएफ आपको एक बनाकर टेलीग्राम पर डाल देंगे। वहाँ पर आपको जो है इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पूरी यानी जितनी भी इसमें वीडियो बनेंगे हमें इंडियन ज्योग्राफी में, पूरी इंडियन ज्योग्राफी की हम वीडियो वहाँ पर जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े अभी तक हमारे टेलीग्राम से, वहाँ पर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं डेली बेसिस पर, और कुछ जो है इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी भेजी जाती हैं, और बाकी जो आप अपडेट भी रहते हैं, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है आपकी तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पर है। कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनता है तुलबुल परियोजना से, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर है और ये पंजाब में देखने को मिलेगी। सरहिंद के नाम से ये भाई आप आइडिया लगा सकते हैं, पंजाब में हो जाएगी। जवाहर सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में हो जाती है, चंबल नदी पर। इसके बाद आ जाएगी राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में हो जाएगा। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर है और ये हो जाता है आपका कर्नाटक। इसके बाद बांध सागर, ये बांध भी है बांध सागर, और बांध सागर परियोजना भी है। बांध सागर बांध परियोजना तो ये हो जाती है सोन नदी पर और ये हो जाएगी बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। पंचेत बांध ये दामोदर नदी पर है और ये हो जाएगा झारखंड, पश्चिमी बंगाल में। इसके बाद शरावती जो परियोजना है ये शरावती नदी पर हो जाएगी और कर्नाटक में हो जाएगी। हसदेव बंगो ये हसदेव नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। शारदा सहायक परियोजना ये शारदा और गोमती सई नदी पर है और ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है तो ये हो जाते हैं मचकुंड, ये मचकुंड नदी पर है और ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है। कंगसावती ये कंगसावती नदी पर ही देखने को मिलेगा। आधी चीज़ें तो आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगी, ठीक है। भद्रा नदी पर है और घाटप्रभा नदी पर है, तो इसी तरह से आप इनको आइडिया लगा सकते हैं। तो कंगसावती ये कंगसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। जायकवाड़ी कई बार पूछी गई है, गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। भद्रा नदी पर है, ये कर्नाटक में हो जाएगी। भीमा ये पावना और कृष्णा नदी पर है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारी आ जाती है रिहंद परियोजना, तो रिहंद नदी पर हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। माता टीला वेतवा नदी पर है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना हो जाती है। रामगंगा बांध ये रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड में हो जाएगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और एक होता है आपको इडुक्की, ये पेरियार नदी पर है जो केरल में देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिखाए गए हैं भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर। तो पर्वतीय शहर कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया सबसे पहले शहर है हमारा रांची। लगभग ऊंचाई दी गई है मीटर में, तो 652 मीटर की ऊंचाई हो जाती है और ये हो जाता है झारखंड में। रानीखेत ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। लैंसडाउन ये आपका देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। डलहौजी ये देखने को मिलेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। और मसूरी देखने को मिल जाता है आपका उत्तराखंड में। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में ही हो जाएगा। नैनीताल भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। कसोली हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका बना है कसोली से। कुन्नूर आपका हो जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं सुमेलित करने के लिए। गंगटोक कहाँ स्थित हो जाएगा, सिक्किम में हो जाता है। मनाली हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। गुलमर्ग हो जाता है जम्मू कश्मीर में। ऊटी हो जाता है तमिलनाडु में। पहलगाम हो जाता है जम्मू कश्मीर में। सभी इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। दार्जिलिंग हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। कोडाईकनाल तमिलनाडु में हो जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो जाता है। भुआली उत्तराखंड में हो जाएगा। अल्मोड़ा हो जाएगा उत्तराखंड में। शिलोंग हो जाएगा मेघालय में, ठीक है। ये राजधानी भी है मेघालय की शिलोंग। इसके बाद नंदी हिल्स कर्नाटक में हो जाएगा। यरकाड तमिलनाडु में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। कलिम्पोंग पश्चिमी बंगाल में है। पंचगनी महाराष्ट्र में, कई बार पूछा जाता है पंचगनी।
मुन्नार हो जाएगा केरल में, पंचमढ़ी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये पंचगनी है और ये पंचमढ़ी है, दोनों जो हैं यहाँ पर अलग अलग है। पंचगनी ये महाराष्ट्र में और पंचमढ़ी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। केमानगुड़ी कर्नाटक में है, मंडी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में, लोनावाला हो जाएगा महाराष्ट्र में, खंडाला हो जाएगा भी, ये भी आपका महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारी यहाँ पर आती है भारतीय खनिज और संसाधन, ठीक है। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए वो भी हम देख लेते हैं। कोशिश करेंगे इस वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कवर करा दें। जितना भी होता है 1-1.25 घंटे की वीडियो बनती है, तो इनमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो लेकिन कंटेंट जो है अच्छा हो। तो यहाँ कहा गया है अरबों खरबों वर्षों तक भूपटल पर दबे शैलों से खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। ये आप सभी जानते हैं, जो आपके खनिज संसाधन है इनका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है ये एक इस तरह से कुछ गड्ढा बना हुआ है, यहाँ से जब मलबा बहकर आता है तो इस गड्ढे में भर जाता है इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये गड्ढा जब पूरा भर जाएगा, यहाँ पर ऊपर से जो है मिट्टी इसके फिर जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये दब जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर ये जीवाश्म दबे हैं, इनमें जो है कहीं कोयला बन जाएगा, तेल निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है जीवाश्म की अधिकता होने के कारण इसमें जो है आपके खनिज पदार्थों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो खनिज पदार्थों का जो निर्माण है वो कैसे होता है, अरबों खरबों वर्ष तक जब भूपटल पर दबे शैलों से खनिज पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ ली है। भारत के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र जैसे छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य, ओडिशा का पठार, इनमें जो है खनिज संसाधनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक भंडार कहाँ है ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनता है वो बनता है खनिज से अभिप्राय प्राकृतिक तौर पर प्राप्त ऐसे पदार्थों से है जिसे खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको खनिज कहा जाता है जिसको खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। खनन कहा जाता है खुदाई के द्वारा, जिसका आर्थिक महत्व होता है, ठीक है। आर्थिक महत्व यानी हमारे आर्थिक जीवन में प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। जिस तरह से पेट्रोल का जो हम आयात भी करते हैं और कुछ चीज़ों का हम निर्यात भी करते हैं खनन के द्वारा ही। आमतौर पर खनिजों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भाग होते हैं। सबसे पहले आपका ईंधन आ जाएगा, फिर धात्विक खनिज आ जाएगा और बाकी हम देख लेते हैं। और कौन सा हो जाएगा, एक आपके अधात्विक खनिज और एक आ जाता है अणुशक्ति। तो 4 प्रकार से जो है विभाजित किया गया है आपके जो खनिज हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका ईंधन खनिज यानी फ्यूल मिनरल। इसमें कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ये सभी चीज़ें मिलेंगी। ये हो जाता है ईंधन के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्यूल मिनरल। धात्विक खनिज की बात करते हैं तो ये हो जाती है मेटालिक मिनरल। इनमें टंगस्टन, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टिन, बॉक्साइट, लोहयस्क, ताम्रयस्क, मैग्नीज ये सभी आपको देखने को मिलेंगे धात्विक खनिज के अंतर्गत, यानी ये धातु होती हैं। अधात्विक भी होती हैं कुछ, जिसमें नॉन मेटेलिक जिसको कहा जाता है। तो इनमें आपका अभ्रक है, एस्बेट्स है, पायराइट्स है, नमक, जिप्सम, हीरा, इमारती पत्थर, चूना पत्थर, बाइराइट, एपेटाइट, एंडोलासाइट, काइनाइट। तो ये सभी देखने को मिलते हैं आपके अधात्विक खनिज के अंतर्गत। इसके बाद बचता है आपका 4 नंबर जिसको अणुशक्ति खनिज के नाम से जाना जाता है, यानी एटॉमिक पावर मिनरल ये होते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और जिरकोन ये सभी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो ये हो जाता है धारवाड़ का, जिससे सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा ये सभी जो है प्राप्त होती है और ये होती है धारवाड़ के तंत्र में। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपयोग में आने वाली खनिजों का एक नया वर्ग औद्योगिक खनिज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत औद्योगिक उपयोग में जो आने वाले खनिज हैं एक नया औद्योगिक वर्ग हो जाएगा औद्योगिक खनिज, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है भारत में खनिजों के सर्वेक्षण और विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये पहले होता था कोलकाता में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये हो जाएगा कोलकाता में। ये किसका है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में हो जाएगा। और भारतीय खनन ब्यूरो ये उत्तरदायी है आपका खनिजों के सर्वेक्षण के लिए। इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका नागपुर में, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है
भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय हो जाएगा नागपुर में। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिना और एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है बॉक्साइट का उपयोग। इसके बाद बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और बाइराइट्स में मुख्यतः बेरियम सल्फेट पाया जाता है। इसी तरह से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जनपद में स्थित मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेला बाइराइट का भंडार है। ये अकेला हो जाता है कडप्पा जनपद में, आंध्र प्रदेश में हो जाता है, और ये मंगमपेट जो है विश्व का सबसे बड़ा अकेला बाइराइट्स का भंडार है। क्रोमाइट, क्रोमियम तथा आयरन, लोहा जो है ये ऑक्साइड है, ये भी आपको याद रखना है। क्रोमाइट के संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से उड़ीसा का एकाधिकार माना जाता है। ठीक है, तो ये भी रिपोर्ट आई थी 2020 में। क्रोमाइट का जो अधिकांश भंडार है उड़ीसा के जाजपुर, केंदुझार और ढेंकानाल जिले में मिल जाता है। किसका? क्रोमोमाइट का। कोयला के कुल संचित भंडार तथा प्रमाणिक भंडार की दृष्टि से झारखंड जो है प्रथम स्थान पर माना जाता है। इसके बाद लिग्नाइट का जो सर्वाधिक भंडार है ये हो जाता है आपका तमिलनाडु में। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार आपका तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु के जो मन्नारगुडी में लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तमिलनाडु के मन्नारगुडी में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तांबा महत्वपूर्ण अलोह धातु है और ताम्ररस के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले, जिनमें बालाघाट मध्य प्रदेश में हो जाता है, झुंझुनू राजस्थान में हो जाता है और पूर्वी सिंहभूम जो है झारखंड में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हो जाएगा खेतड़ी की तांबे की खानें राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी किसके लिए परिचित है? तो खेतड़ी तांबे की खानों के लिए परिचित है और खेतड़ी में जो है खेतड़ी के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जिनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान में भारत में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो हीरे की खान के लिए परिचित है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान में जो भारत में हीरे की खानें हैं उनका उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश में जो खान है वो जो है पन्ना जिले में है हीरे की परिचित खान। भारत में स्वर्ण की खानें कर्नाटक में कोलार, रायचूर, तुमकुर, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर में स्थित है। कर्नाटक में हो जाएगी कोलार, रायपुर, तुमचूर और आंध्र प्रदेश में हो जाती है अनंतपुर और चित्तूर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्वर्ण धातु भंडार 47.44 कर्नाटक में है। पूरे भारत की यहाँ पर बात की गई है। पूरे भारत का जो स्वर्ण धातु भंडार है ये 47.44% जो है कर्नाटक में हो जाएगा, अकेले कर्नाटक में, बाकी राज्यों में थोड़ा थोड़ा। लोहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है और यह आयरन और स्टील उद्योग को आधारभूत कच्चा माल मुहैया कराता है। जो लोहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु माना जाता है और आयरन और स्टील उद्योग को आधारभूत कच्चा माल भी मुहैया कराता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहे के 2 प्रमुख अयस्क माने जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट की उपलब्धता वाले जो मुख्य राज्य हैं उनमें आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, इन सभी में जो है हेमेटाइट की बहुलता देखने को मिल जाएगी। मैग्नेटाइट की बहुलता पाई जाएगी, ये पाई जाएगी बाबा बुदन की पहाड़ियों में, कुंद्रेमुख में, बेल्लार की खानों में, अन्नादुर्गा में जो कर्नाटक में है, और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाएगी, तमिलनाडु में और गोवा में भी देखने को आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद भारत के प्रमुख लौह अयस्क जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखा गया है ये उत्तराखंड में आ जाता है आपका गढ़वाल। तो गढ़वाल में भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र मिल जाएंगे। जयपुर में भी आपके लौह क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत में कहाँ कहाँ पर दिखाए गए हैं? पलामू है, हजारीबाग है, गुरु महिरा, मायरगंज, जोजर, रांची, सिंहभूम, सुंदरगढ़, रायपुर, जबलपुर, बालाघाट, भंडारा, चंद्रपुर। तो ये अलग अलग जो है राज्य के हिसाब से भी हम पढ़ सकते हैं, अलग अलग राज्यों में ये दिखाए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें आपका जबलपुर और बालाघाट देखने को मिलेगा। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आपका रत्नागिरी देखने को मिलेगा, सिंधुदुर्ग देखने को मिलेगा, चंद्रपुर हो जाएगा और भंडारा देखने को मिलेगा। ये हो जाता है महाराष्ट्र में। कर्नाटक में आपका यह हो जाएगा कन्नड़, शिमोगा, कुंद्रेमुख, धारवाड़, बेलारी, चित्रदुर्ग, केम्मनगुडी, ये सभी आपके हो जाते हैं कर्नाटक में। इसके बाद तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा मदुरै, तिरुचिरापल्ली, सलेम, ये आपके हो जाते हैं तमिलनाडु में। इसके बाद आ जाता है जो कुर्नूल और गुट्टूर है, ये देखने को मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पर दिखाए गए हैं जो हमारा है
तेलंगाना, तो तेलंगाना में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा कोरापुट जो है ये देखने को मिल जाएगी आपकी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी आपकी दुर्ग की हो जाती है, बैलाडीला हो जाती है, सुंदरगढ़ और सिंहभूमि। रांची हो जाती है आपकी झारखंड में देखने को, पलामू भी आपकी झारखंड में हो जाएगी, हजारीबाग भी आपकी झारखंड में हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपका पश्चिम बंगाल उसमें मयूरभंज, क्योंझर और ये सभी जो है देखने को मिल जाएगी। कटक हो जाएगी आपकी उड़ीसा में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर समझ लेना है। मैप के हिसाब से आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस हिसाब से आपको ये देख लेना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल वाइज बताई जा रही हैं। चांदी स्वर्ण के सह उत्पाद के रूप में तथा लेड, जिंक तथा ताम्र अयस्कों के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। कौन सी होती है? ये है आपकी चांदी। चांदी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर आपका राजस्थान देखने को मिल जाएगा। अपतटीय क्षेत्रों में भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं उनके जो भंडार होते हैं उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तटीय क्षेत्रों के भंडारों पर विभिन्न राज्यों का स्वामित्व होता है। और भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये अपतटीय क्षेत्रों में ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये बॉम्बे हाई में होता है, जो अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी जो तेल शोधनशाला है ये रिलायंस की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये निजी क्षेत्र की है और देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला हो जाती है रिलायंस की। भारत में सर्वप्रथम यांत्रिक विधि से खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में ये खोदा गया था आपका 26 मार्च 1867 को। तो ये है आपका भारत में सर्वप्रथम यांत्रिक विधि से ये खोजा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहीं से तो बनेगा क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम यांत्रिक विधि से खोजा गया खनिज तेल का कुआं ये कहाँ है? तो ये असम में देखने को मिल जाएगा, असम के माकुम क्षेत्र में। ये भी आपसे पूछा गया है एक परीक्षा में, माकुम क्षेत्र में। और ये 26 मार्च 1867 को खोदा गया था। इस वीडियो में कृषि तथा खनिज उद्योग के कुछ पुराने आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है, और क्योंकि नए आंकड़े भी नहीं आए हैं और जैसे ही आएंगे तो अब हम आपको अवगत करा देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कुछ पुराने आंकड़े लिए जाते हैं जो आपकी वीडियो में डाले गए हैं। खान मंत्रालय ने किए खनिज उत्पादन के कुछ आंकड़े प्रदर्शित, और ये जो रिपोर्ट है ये है हमारी 5 अगस्त 2024 की। इसमें क्या कहा गया है? तो खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही में खनिज उत्पादन के कुछ आंकड़ों को प्रदर्शित किया है। और वित्त वर्ष 23-24 में कुल MCDR खनिज उत्पादन में लौह अयस्क 275 MMT और चूना पत्थर जो है ये 450 MMT का योगदान किया गया है। लगभग 80% ये हो जाता है। भारत इसमें दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो है बन गया है। इसके अलावा विश्व स्तर पर चीन एल्युमिनियम और चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम अयस्क और लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। और भारत में चूना पत्थर उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, ये जो स्रोत हैं ये आपके PIB के द्वारा लिए गए हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम अयस्क, लौह अयस्क, चूना पत्थर के उत्पादन में निरंतर वृद्धि, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे निर्माण, ऑटोमेटिक तथा मशीनरी जैसे उपयोगकर्ता क्षेत्रों में निरंतर मजबूत आर्थिक गतिविधि की ओर ये इंगित करती है। और खनिज उत्पादन की रिपोर्ट 19 राज्यों से प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 97.04% खनिज उत्पादन का बड़ा हिस्सा केवल 7 राज्यों तक ही सीमित है। और यहाँ पर हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हिस्सेदारी के अनुसार खनिज उत्पादन का जो क्रम है उसमें उड़ीसा सबसे ज़्यादा हो जाता है 44.11%, छत्तीसगढ़ में 17.34%, राजस्थान में 14.10%, कर्नाटक में 13.24%, झारखंड में हो जाएगा 4.36%, मध्य प्रदेश में 2.44% और महाराष्ट्र में 1.45% देखने को मिल जाएंगे। और वहीं बात करेंगे शेष 12 राज्यों की जो संचय हिस्सेदारी है कुल मूल्य के 3% से भी कम हो जाती है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। कल हम आपको कराएंगे भारत के परिवहन और भारत के उद्योग। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो है कल हम आपको कराने वाले हैं। भारत का परिवहन देखने को मिलेगा कल की वीडियो में आपको, और एक आपका देखने को मिलेगा भारत के जो इम्पोर्टेंट उद्योग से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है भारत के उद्योग। और आज का जो वीडियो है ये हमारा समाप्त होता है।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। आप अगर किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम जल्द से जल्द सुधार करके आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।